हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। तो ब्लैक डायमंड में आप सभी का स्वागत है। आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमेशा हमारे ऊपर भरोसा बनाए रखा, प्यार बनाए रखा और इतने बड़े सब चैनल तक माइनिंग का पहुंचाया। 46-47,000 सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और सिर्फ माइनिंग का ये बहुत बड़ी बात है। तो आप लोगों के वही सपोर्ट की वजह से मैंने एक नया एप्लीकेशन बनाया है जिसका नाम है ब्लैक डायमंड। ये आपको प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर में भी जाके आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो बेसिकली प्ले स्टोर में आपको जाके सर्च करना है ब्लैक डायमंड। तो ये जो एप्लीकेशन है ब्लैक डायमंड, ये आपका लोगो है, आप देख रहे हैं, एजुकेशनल लर्न ऑल मीडिया 5 स्टार रेटिंग के साथ। इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसमें आपको कोर्सेज दिखेंगी। अभी फिलहाल 2 कोर्सेज चल रहे हैं। एक है मेटल माइनिंग फाउंडेशन बैच, यानी अगर आप माइनमेट, फॉरमैन या ब्लास्टर की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इस बैच को ले सकते हैं। चाहे आप डीजीएमएक्स एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, चाहे आप मॉइल के लिए कर रहे हो, यूसीआईएल के लिए कर रहे हो, या कोई भी मेटल माइनिंग के एग्जाम के लिए कर रहे हो। और दूसरा जो बैच लॉन्च हुआ है, जो अभी स्टार्ट होने वाला है, 1-2 दिन के अंदर ही स्टार्ट हो जाएगा। बैच बेसिकली लॉन्च हो चुका है, बच्चे इसमें इनरोल कर रहे हैं। माइनिंग सरदार प्लस ओवरमैन, बेसिक टू एडवांस लेवल का इसमें पढ़ाया जाएगा। इसमें आप चाहे कोल इंडिया या उसकी किसी भी सब्सिडरी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नालको, एनटीपीसी, एपीएमटीसी, डब्ल्यूपीटीसीएल, जीएमटीसी, जीपीसीएल, जेएसडब्ल्यू, टाटा एटसेट्रा, कोई भी एग्जाम की या डीजीएमएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, माइनिंग सरदार और ओवरमैन का बेसिक से एडवांस लेवल आपको पढ़ाया जाएगा। बेसिक से एडवांस लेवल। ये बैच मैं बहुत टाइम के बाद लॉन्च कर रहा हूँ। पिछले 6 महीने से बच्चे बोल रहे थे कि सर क्लास स्टार्ट कीजिए, बट मैं नहीं कर रहा था क्योंकि इसके बैकग्राउंड में मुझे बहुत मेहनत करना पड़ गया है। पहले मैं बहुत बार रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर डाल दिया करता था, रिकॉर्ड कर करके, लेकिन इस बार मैं पूरी की पूरी लाइव पढ़ाऊंगा क्योंकि इसका जो मटेरियल है वो मैं बना चुका हूँ। इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़रूर से ज़रूर और जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें डेमो लेक्चर्स भी कुछ मैं डाल दिया हूँ। अगर आप डेमो लेक्चर भी देखना चाहते हो तो आप डेमो लेक्चर भी जाकर देख सकते हैं। इसमें टेस्ट सीरीज से लेकर लाइव क्लास, चैप्टर बाय नोट्स, चैप्टर वाइज नोट्स से लेकर सब कुछ आपको मिल जाएगा। देखिए नोट्स भी अभी फिलहाल बन गया बहुत सारे टॉपिक का, ठीक है ना। तो आप जैसे कोई भी चैप्टर में फॉर एग्जांपल देख लेता हूँ, जैसे यहाँ वीएमटी वॉल्यूम 1 चैप्टर 2 है, ठीक है। मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूँ नोट्स का, ठीक है, एक डेमो दिखा देता हूँ। तो आपको सबसे पहले लाइव क्लासेस मिलेंगे, उसके बाद लाइव क्लासेस के बाद उसका ऐसा पीडीएफ मिल जाएगा आपको। इसमें पूरा नोट्स है। अब ये जो पीडीएफ है, जो नोट्स है, इसमें डीजे देशमुख, ए.के. गोराई, सुनील कुमार सिंह, एलसी काकू और माइनिंग के जो भी रेपुटेड किताबें हैं जो मार्केट में हैं, अवेलेबल है, उन सभी किताबों को पढ़ के उनको सारांश निकाल के निचोड़ के बनाया गया ये नोट्स है। तो आपको मार्केट में कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये पढ़ लेते हो तो, ठीक है। तो आपको नोट्स भी मिलेगा कुछ लेवल का, साथ ही साथ चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी, चाहे आप मेटल का ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप कोल का ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, मेटल वालों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, तो चलिए मेटल वालों को बताता हूँ मैं। सबसे पहले आज एमसीक्यू क्वेश्चन है कुछ, उसको डिस्कस कर लेते हैं। मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन, इसके कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आज हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि यूसीएल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अभी यूसीएल का एग्जाम होने वाला है और यूसीएल के लिए मैं एक खास बात आपको बता देता हूँ, जो भी बच्चे यूसीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। एक बहुत ही स्पेशल बात है वो, यूसीएल का सिलेबस आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। आप यूसीएल के वेबसाइट में जाएंगे, बहुत ज़्यादा अर्चीव में जाएंगे 2012-13 में, तो हो सकता है आपको मिल जाए, लेकिन आपको बहुत खोजने के बाद भी पॉसिबल है कि ना मिले। लेकिन यूसीएल का जो ऑफिशियल सिलेबस है बहुत पहले जारी किया गया था, उसका यूसीएल कभी सिलेबस लॉन्च नहीं करती है, लेकिन उसी बेसिस पे वो पढ़ाती है, उसी बेसिस पे वो बेसिकली क्वेश्चन पेपर डिजाइन करती है, वही सिलेबस के बेसिस पे। और वो सिलेबस मैंने डिटेल में यहाँ बताया है, डिटेल में एक्सप्लेन किया है, कि करके पूरा सिलेबस को दिखाया है। तो अगर आप ये बैच लेंगे तो आपको उसमें सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले थे तो वो करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एट व्हाट एक्सटेंट डू द मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 एक्सपेंड to schedule mining area only, to whole of the India, to all except state except Jammu and Kashmir, to mines located above ground only। मतलब कुल मिलाकर बोला गया है कि मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 कहाँ पे लागू है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बात बता देता हूँ। मैसूर का गोल्ड का माइंस हुआ करता था, गोल्ड का माइंस, ठीक है। तो लोगों को ये लगता है, बहुत बार कंसेप्शन है, मिसकंसेप्शन है कि मैसूर के गोल्ड माइंस में ये एमएमआर फॉलोड नहीं होता है। ऐसा नहीं है, एमएमआर पूरे भारत में फॉलो होता है।
मेटलिफेरस की कैटेगरी में अगर आपका मिनरल आता है तो पूरे भारत में फॉलो होता है। मैसूर गोल्ड माइंस में भी फॉलो होता है। मैसूर गोल्ड माइंस में एमएमआर के तहत कुछ एजम्पशंस दिए गए हैं, ठीक है। वो एजम्पशंस में कुछ एमएमआर के जो नियम कानून है उसमें एजम्पशंस में छूट दिया गया, ऐसा नहीं कि वो फॉलो नहीं होता है। तो ये भावना दिल से निकाल दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ माइंस आर एक्सप्लिसिटली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द एप्लीकेशन ऑफ द मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961। इनमें से कौन सा माइंस ऐसा है जो एमएमआर के कैटेगरी से बेसिकली अलग रखा गया है? आयरन और मैग्नीज और कोल और ऑयल माइंस, स्टोन क्वेरीज एंड क्ले पिट्स, एटॉमिक मिनरल माइंस। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा कोल एंड ऑयल माइंस। कोल को और ऑयल को छोड़ के बाकी जितने भी मिनरल वगैरह होते हैं उसको मेटलिफेरस माइंस के कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इन द मेटलिफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 व्हाट डज द फॉर्म एक्ट मींस? एक्ट का मतलब क्या है? अगर मैं एमएमआर के हिसाब से बात करूं तो एक्ट का मतलब बेसिकली है द माइंस एक्ट 1952, ठीक है। ये है बेसिकली आपका एक्ट का मतलब, ठीक है। काम करता हूँ कुछ रैंडम क्वेश्चन उठा लेता हूँ, है ना। ये तो बेसिक क्वेश्चंस हो जाते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस उठा लेता हूँ। चलिए चलिए इस पे आता हूँ। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सर्टिफिकेट मस्ट ए पर्सन पोजेस टू बी अपॉइंट एज असिस्टेंट मैनेजर? मतलब असिस्टेंट मैनेजर बनने के लिए एक व्यक्ति के पास इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट होना जरूरी है एमएमआर के हिसाब से? फॉरमैन का सर्टिफिकेट, माइंडमेट का सर्टिफिकेट, मैनेजर का सर्टिफिकेट या ब्लास्टर का सर्टिफिकेट? तो आपको इसका आंसर पता होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैनेजर का सर्टिफिकेट। बहुत ज़्यादा कंपलसरी है कि एक आदमी के पास होना चाहिए, तभी जाके वो बेसिकली एज ए असिस्टेंट मैनेजर काम कर सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपॉइंटिंग असिस्टेंट मैनेजर इन राइटिंग? असिस्टेंट मैनेजर को राइटिंग में अपॉइंट करने के लिए इनमें से कौन निर्देशित किए गए हैं या इनमें से कौन अपॉइंट करेगा असिस्टेंट मैनेजर को? चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, द इमीडिएट मैनेजर, सुपीरियर मतलब मैनेजर के जस्ट ऊपर के अधिकारी, या ऑनर एजेंट और मैनेजर? तो देखिए ऐसा है कि जब कभी भी आप किसी ऑफिशियल्स की बात करेंगे, ठीक है, जब किसी ऑफिशियल्स की बात करेंगे जैसे सर्वेयर, जैसे असिस्टेंट मैनेजर, जैसे सेफ्टी ऑफिसर, जैसे ब्लास्टिंग ऑफिसर, जैसे कोई भी इनमें से पोस्ट का, तो उस केस में आप याद रखिएगा कि एजेंट, ऑनर और मैनेजर अपॉइंट करता है रिटेन में। एजेंट, ऑनर और मैनेजर अपॉइंट करता है, या तो एजेंट कर सकता है, या तो ऑनर कर सकता है, या तो मैनेजर भी कर सकता है, इनमें से कोई भी कर सकता है, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करूंगा कॉम्पिटेंट पर्सन की, जब मैं बात करूंगा कॉम्पिटेंट पर्सन की कि रिटेन में उसको कौन अपॉइंट करेगा, फॉर एग्जांपल ब्लास्टर, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रीशियन, फॉर एग्जांपल मेन फैन अटेंडेंट, तो उस कैटेगरी में उसको जो रिटेन में अपॉइंट करता है वो सिर्फ और सिर्फ मैनेजर करता है। कौन करता है? सिर्फ और सिर्फ मैनेजर उसको अपॉइंट करता है रिटेन में, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखिएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन फिर वही है, असिस्टेंट मैनेजर, है ना। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, स्क्रॉल करके कोई भी क्वेश्चन उठा लेते हैं। Which certificate is not listed as qualifying a person to be appointed as blaster? ब्लास्टर के तौर पे अपॉइंट होने के लिए इनमें से कौन सा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए होता है? ठीक है, नहीं चाहिए होता, मतलब कुल मिलाकर के ब्लास्टर हम बना सकते हैं, लेकिन एक सर्टिफिकेट ऐसा होगा इसमें से उसको हम नहीं बना सकते। यानी कि किसी के पास अगर मैनेजर सर्टिफिकेट है तो क्या उसको हम ब्लास्टर बना सकते हैं? जी बिल्कुल बना सकते हैं। मैनेजर सर्टिफिकेट वाले को बना सकते हैं, फॉरमैन सर्टिफिकेट वाले को बना सकते हैं, जी बिल्कुल बना सकते हैं, मेट सर्टिफिकेट वाले को बना सकते हैं, जी बिल्कुल बना सकते हैं। लेकिन सर्वेयर सर्टिफिकेट वाले को कभी भी ब्लास्टर के तौर पे काम नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये सर्वे के लिए होते हैं, ठीक है। चलिए, ये एमएमआर का बेसिक एमसीक्यू क्वेश्चंस है जो मैंने बैठ के खुद टाइप किया है, खुद बनाया है, काफ़ी समय लगा है मुझे, पूरा एमएमआर का एमसीक्यू निचोड़ कर मैं इसमें रख दिया हूँ। और ये कुछ ऐसे एमसीक्यू है ना जो अगर आप कर लिए तो फिर एमएमआर का एक एमसीक्यू क्वेश्चन ना छूटेगा आपका। अगर आपको एमएमआर नहीं समझ में आता है या एमएमआर का अगर आपको एमएमआर पे बॉन्ड बनाना चाहते हैं, स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं एमएमआर को, तो आप ये पीडीएफ मेरे से ले सकते हैं, ठीक है। अभी सी बात है, इतनी मेहनत किया हूँ तो आने वाले टाइम में बुक वगैरह बनेगा, लेकिन फिलहाल के लिए पीडीएफ ले सकते हैं,
ठीक है, परचेज कर सकते हैं। चलिए रैंडम कोई क्वेश्चन उठा लेता हूँ। चलिए क्वेश्चन उठा लेता हूँ। What is the minimum age required for a person to be considered as competent person under the regulation? यानी कि सक्षम व्यक्ति बनने के लिए कम से कम कितना एज होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप डीजीएमएस का एग्जाम देना चाहते हो, चाहे आप सक्षम व्यक्ति बनना चाहते हो, ठीक है, कॉम्पिटेंट पर्सन मतलब बनना चाहते हो, आपका कम से कम 20 साल होना चाहिए। मिनिमम आपका 20 साल होना चाहिए, तब जाके आप डीजीएमएस का एग्जाम दे सकते हैं या सक्षम व्यक्ति बन सकते हैं। अगर आप माइंस में एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, अगर आप माइंस में एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, तो उस कैटेगरी में आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए। अगर आप माइंस में वर्कर के तौर पर भी काम करना चाहते हैं, तो आपका कम से कम 18 साल होना चाहिए, तब जाके आप माइंस में वर्कर के तौर पे काम कर सकते हैं। अगर आप माइंस में ट्रेनिंग करना चाहते हैं, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग हो, चाहे अप्रेंटिस ट्रेनिंग हो, ठीक है, उस केस में आपका मिनिमम एज जो है वो 16 साल होना चाहिए अप्रेंटिस करने के लिए या वोकेशनल ट्रेनिंग करने के लिए। लेकिन इसके साथ आपके पास एक अडल्ट जरूर होंगे जो आपको लेके जाएंगे, और आपको कुछ होता है तो उनकी जिम्मेदारी उनकी होती है, ठीक है, ओके। इसके बाद अगर आप माइंस के मैनेजर बनना चाहते हैं, माइंस का मैनेजर का एग्जाम देने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। मैनेजर का एग्जाम तो कोई भी आदमी जो 20 साल पार कर चुका है वो फॉर्म भर सकता है, सेकंड क्लास का, फर्स्ट क्लास का एग्जाम दे सकता है, बैठ सकता है, सर्टिफिकेट ले सकता है, लेकिन मैनेजर के तौर पे काम नहीं कर सकता है। वो मैनेजर के तौर पे तभी काम करेगा जब उसका 23 साल का उम्र पूरा कर चुका हो, कम से कम वो 23 साल का उम्र पूरा कर चुका हो, तभी वो मैनेजर के तौर पे काम कर सकता है। इसी तरह से अगर मैं इंजीनियर की बात करूँ कि कोई माइंस में अगर इंजीनियर बनना चाहता है, ठीक है, ये सब सीएमआर बनेगी, एमएमआर के पॉइंट्स हैं, है ना। सीएमआर में इंजीनियर का कोई एज फिक्स नहीं किया गया है, सर्वेयर का कोई एज फिक्स नहीं किया गया है, ठीक है। तो इंजीनियर बनने के लिए कम से कम 23 साल का उम्र होना चाहिए, तब जाके आप एक माइंस में एमएमआर के अंदर जो माइंस आती हैं उसके तहत इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर आप सर्वेयर बनना चाहते हैं, तो सर्वेयर बनने के लिए भी 23 ईयर एज आपका मिनिमम होना चाहिए, ठीक है, ओके। तो ये सब एज को आपको पूरा अच्छे से याद कर लेना है, ये सब एज वाला क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, ओके। चलिए अब कोई भी रैंडम क्वेश्चन उठा लेते हैं आप, ठीक है, चलिए इसको उठा लेते हैं। क्वेश्चन है, what order role is included in the definition of manager if appointed under section 17 of act? यानी कि बोला गया है कि सेक्शन 17 के अंदर, यानी कि माइंस एक्ट की बात की जा रही है, माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 17 के अंदर जो हम मैनेजर को अपॉइंट करते हैं, उनका रोल क्या होता है। क्या उनका रोल असिस्टेंट मैनेजर का होगा, क्या उनका रोल माइन सुपरिटेंडेंट का होगा, क्या उनका रोल चीफ सर्वेयर का होगा, क्या उनका रोल रीजनल इंस्पेक्टर का होगा। सेक्शन 17 के अंदर, सेक्शन 17 में मैनेजर के बारे में बताया गया है, मैनेजर के कार्य के बारे में बताया गया है माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 17 में। तो यहाँ पे जो उसमें बताया गया है वो बताया गया है कि मैनेजर जो होता है वो माइंस का सुपरिटेंडेंट होता है, माइंस का सुपरिटेंडेंट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन उठा लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज एन एग्जाम्पल ऑफ मटेरियल इन द रेगुलेशन। यानी कि एमएमआर 1961 में मटेरियल का डेफिनेशन इनमें से क्या इंक्लूड नहीं होता, मटेरियल के डेफिनेशन में इनमें से क्या है जो इंक्लूड नहीं होता है, ठीक है। चलिए सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला है कि रॉक मटेरियल में इंक्लूड होता है, जी बिल्कुल। रॉक में ओवरबर्डन भी इंक्लूड होता है, डिब्रीज भी इंक्लूड होता है, और कोल या मेटल जो होते हैं वो भी इंक्लूड होते हैं, ठीक है। तो ओबी में ओवरबर्डन जो होगा, ओबी में रॉक भी हो सकता है, और बर्डन में सैंड भी हो सकता है। डिब्रीज मतलब एग्रीगेट होता है, मिक्स टाइप के जो होते हैं, ठीक है, मतलब सैंड और रॉक और उसका चूरा चूरी जो होता है ना, बचा कुचा जो होता है चीजें। और कोल और मेटल एक मिनरल है, और है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है कि मटेरियल में क्या नहीं आएंगी, तो रॉक तो आएगा डेफिनेशन के हिसाब से, और भी आएगा जी बिल्कुल आएगा, डिब्रीज जी बिल्कुल आएगा, क्या नहीं आएगा, तो एक्सप्लोसिव नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये उठा लेता हूं, चलो। बोला गया है कि व्हाट अदर डेफिनेशन इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ माइन फॉरमैन। बोला गया है माइन फॉरमैन के तौर पे अगर कोई काम करता है, तो जो माइन फॉरमैन का डेफिनेशन है एमएमआर 1961 में, उस डेफिनेशन में एक और डेजिग्नेशन माइन फॉरमैन के अंदर में ही इंक्लूड किया गया है। वो डेजिग्नेशन क्या है, इसके बारे में बताइए। क्या वो हेड मिस्त्री है, क्या वो शिफ्ट बॉस है, क्या वो अंडरग्राउंड एजेंट है, क्या वो ओवरसियर है। देखिए बताता हूँ। अगर मैं फॉरमैन की बात करूँ ना, एमएमआर में ये सब चीजें हैं जो आपको याद कर लेनी चाहिए, ठीक है।
माइन फॉरमैन की बात करूं, माइनमेट की बात करूं, ठीक है, और अंडरग्राउंड मैनेजर की बात करूं, ये तीनों का एक कह सकते हैं सिनोनिम है जो आपको याद कर लेना चाहिए। माइन फॉरमैन मतलब शिफ्ट बॉस, यानी कि जो शिफ्ट बॉस होते हैं वो माइन फॉरमैन के अंदर ही आते हैं, माइन फॉरमैन के डेफिनेशन के अंदर में ही आते हैं। अगर किसी का पोस्ट शिफ्ट बॉस का है मतलब वो माइन फॉरमैन है। माइनमेट के अंदर में भी आते हैं आपके, जैसे हेड मिस्त्री हो गया, जो हेड मिस्त्री होते हैं, है ना, पहले के जो रेगुलेशंस हुआ करते हैं उसमें बहुत बार हेड मिस्त्री का उपयोग किया गया है, बहुत सारी किताबों में हेड मिस्त्री का उपयोग किया गया है, वो माइनमेट के लिए ही किया गया है, ठीक है। इसके बाद आता था आपका ओवरसियर। अब यहाँ पे देखेंगे तो आप कहेंगे सर सर्वेयर वाला है, नहीं, बहुत पुराने जो रेगुलेशंस थे, बहुत पुराने जो किताबें थी उसमें माइनमेट को ओवरसियर बोला भी गया है, ओवरसियर का भी काम माइनमेट करता है। तो मतलब माइनमेट के डेफिनेशन के अंदर में हेड मिस्त्री और ओवरसियर दोनों आता है, माइन फॉरमैन के डेफिनेशन के अंदर शिफ्ट बॉस आता है, और अंडरग्राउंड मैनेजर के डेफिनेशन के अंदर में अंडरग्राउंड एजेंट आता है, उसको अंडरग्राउंड एजेंट कहा जाता है। तो ये सब नाम याद कर लेंगे तो आपका जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच सर्टिफिकेट टाइप क्वालिफाई ए पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज माइनिंग मेट। माइनिंग मेट बनने के लिए इनमें से कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए तो जाके आप माइनिंग मेट बन सकते हैं, ठीक है। चलिए नीचे शुरू करते हैं। मैनेजर और इंजीनियर सर्टिफिकेट। देखिए मैनेजर का सर्टिफिकेट तो हो सकता है माइनिंग मेट बनने के लिए, लेकिन इंजीनियर का सर्टिफिकेट तो नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है। चलिए मेट और ब्लास्टर सर्टिफिकेट। देखिए मेट सर्टिफिकेट से तो आप माइनमेट बन ही सकते हैं, लेकिन ब्लास्टर सर्टिफिकेट से आप माइनमेट नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अगला है मैनेजर सर्टिफिकेट, फॉरमैन सर्टिफिकेट ओनली, ठीक है। मैनेजर का सर्टिफिकेट से आप माइनमेट बन सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। फॉरमैन के सर्टिफिकेट से भी बन सकते हैं, लेकिन माइनमेट का सर्टिफिकेट से भी बन सकते हैं, और यहाँ पे ओनली लिखा हुआ है, मतलब ओनली वाला बात तो गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। तो अब आते हैं ऑप्शन नंबर 1 पे। मैनेजर सर्टिफिकेट से माइनमेट बन सकते हैं, जी बिल्कुल। फॉरमैन सर्टिफिकेट से माइनमेट बन सकते हैं, जी बिल्कुल। और माइनमेट सर्टिफिकेट से माइनमेट बन सकते हैं, जी बिल्कुल। अब ये जो पीडीएफ बनाया गया है ये आपके लिए बनाया गया है, लगभग 3-4 महीने लगे मुझे। मेटलीफेरस माइंस रेगुलेशन 1961 का पूरा निचोड़ के जितना हो सकता है ना, सर्कुलर वर्कुलर सब इंक्लूड करते हुए पूरा अप टू डेट करके निचोड़ के जितना क्वेश्चन बन सकता है अच्छे वाले, बिना मतलब का जबरदस्ती का क्वेश्चन नहीं, वो सब क्वेश्चन मैंने इसमें बना के निचोड़ के डाल दिया है। जैसे यहाँ चैप्टर वाइज बनाया है, एमएमआर 1961 का चैप्टर खोलेंगे, चैप्टर 1 आप एमएमआर पढ़ लिए हैं, पढ़ने के बाद रिवीजन करने के लिए निकालेंगे, धड़ाधड़ इसकी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप रिवीजन कर लेंगे। और अगर फॉर एग्जांपल आपका टाइम कम है तो आप फटाक से उठाएंगे और सीधा क्वेश्चन को रट लेंगे या क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। एमएमआर से अगर पूछेगा तो इससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता, इससे ज़्यादा आ ही नहीं सकता, निचोड़ा ही नहीं जा सकता, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। 55 क्वेश्चन है चैप्टर 1 में, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए यहाँ पे आंसर की भी दिया हुआ है, आप एक काम करेंगे, आप आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर की से अपना मिलाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे चैप्टर 2 का है एमसीक्यू, है ना। तो अच्छे वाले क्वेश्चंस है, मतलब कि इस अगर एमएमआर के ऑब्जेक्टिव को आप कर लेंगे, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि मैं भी आपके जैसा बहुत सारे एग्जाम का तैयारी किया और मैं मॉइल में सेलेक्ट हुआ था माइन फॉरमैन के तौर पे, ठीक है। माइन फॉरमैन, माइनमेट, ब्लास्टर जनरली इनका जो सिलेबस होता है माइन मॉइल में, यूसीएल में लगभग सेम होता है। तो मैं माइन फॉरमैन के तौर पे सेलेक्ट हुआ था एनी 9 में। एनी 9 एक अच्छा ग्रेड कह सकते हैं, क्योंकि माइन फॉरमैन एनी 7 से स्टार्ट होता है, 7 के बाद उससे सीनियर होते हैं 8 से बाद सीनियर होते हैं 9, और 9 सबसे सीनियर होता है माइन फॉरमैन में, उसके बाद शिफ्ट बॉस और आगे की पोस्ट होती है, ठीक है। तो मैं माइन फॉरमैन एनी 9 में काम कर चुका हूँ मॉइल में, जो कि एक सेंट्रल पीएसयू, सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयू है। और इसमें जब मैं काम किया था तो इसके लिए मैंने बहुत स्ट्रगल किया था, और मुझे पता चला कि यार मेटल माइनिंग में ना मेटल माइनिंग में कोई टीचर अच्छा है ही नहीं मार्केट में जो आपको पढ़ा सके या जो आपको गाइड कर सके, और साथ ही साथ एमसीक्यू की किताबें भी अच्छी वाली नहीं है। आप कोई भी किताब उठाओगे तो उसमें दुनिया भर का गलती है, दुनिया भर का चीज़ है, जो आप चाहते हो मिलेगा नहीं। तो मैं इस सभी चीज़ों को झेल चुका हूँ, मैं खुद लात खा चुका हूँ बहुत ज़्यादा किस्मत से, तो इसीलिए मुझे पता है कि आपको क्या तकलीफ है भाई, ठीक है। मैं जानता हूं कि आप क्या तकलीफ से गुजर रहे हैं, आपको क्या चीज़ें चाहिए होती हैं मॉइल के एग्जाम में जाने के लिए, यूसीएल के एग्जाम में जाने के लिए, एचसीएल के एग्जाम में जाने के लिए, ये सब एग्जाम में जाने के लिए एमएमआर पे आपका कमांड होना ही चाहिए। और एमएमआर का कमांड तभी होगा जब एमएमआर को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
तो उसके लिए बेस्ट ये बुक ई बुक बनाया हूँ मैं। ये ई बुक आपको मिल जाएगा अगर आप मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। इसमें कोई कम ये नहीं है कि आने वाला टाइम में ये पब्लिश भी होगा तो उस टाइम तो प्राइस ज़्यादा ही रहेगा, ठीक है। इसमें चैप्टर वाइज है, पूरा का पूरा एमएमआर का चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 17 तक पूरा एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें डाला हुआ है, निचोड़ के अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है। इसको अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो इससे बाहर एमएमआर में क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा सकता, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाइए, ठीक है। चाहे आप डीजीएमएस के एग्जाम में बैठिए, चाहे मोइल के, यूसीएल के, एससीएल के, एनएमडीसी के, टाटा जेट के, है ना, कोई भी एग्जाम में बैठिए, नालको के, कोई भी एग्जाम में बैठिए, प्राइवेट वाले में, डीजीएमएस सर्टिफिकेट के लिए, तो उससे ज़्यादा क्वेश्चन एमएमआर में बन ही नहीं सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चंस बनाने में मुझे 3-4 महीने लग गए हैं, एड़ी चोटी लगाना पड़ा मुझे, लेकिन ये आपका बहुत काम आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आप कर लिए, अगर आपका टाइम कम है, अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते, एमएमआर नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं पढ़ सकते, सीधा सीधी ये लीजिए, एक दिन में 2 चैप्टर सॉल्व कीजिए, ठीक है। लगभग हफ्ता भर में आपका पूरा एमएमआर खत्म हो जाएगा, पूरा एमएमआर लगभग 1 हफ्ता में खत्म हो जाएगा अगर आप करने जाओगे इस क्वेश्चन को। तो जो समझ में आया बहुत अच्छी बात है, जो नहीं समझ में आएगा खाली रट भी लोगे ना तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनाने से मतलब है। एग्जाम में क्वेश्चन बनना चाहिए आपसे, डाटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 17 तक पूरा टॉपिक वाइज, मतलब एक एक क्वेश्चन को निचोड़ के बनाया हूं मैंने, और ये पूरा एमएमआर को बनाने में मुझे बहुत समय लगा है। तो उम्मीद करते हैं मेरी मेहनत आपके काम आ सके, तो मैं आपके लिए अगर काम आ सकता हूँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं। तो इस पीडीएफ को मैं लॉन्च करूँगा जब बुक बना के, तो उसका प्राइसिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैं 299 में ये बुक अवेलेबल करा दूंगा। ये ई बुक है, बहुत ज़्यादा प्राइस में नहीं रखा हूँ, आपको भी पता है। इसमें पूरा एमएमआर का एमसीक्यू क्वेश्चंस है, ठीक है, पूरा एमएमआर का एमसीक्यू क्वेश्चंस है अपडेटेड सर्कुलर के साथ। तो इस ई बुक को लेने के लिए आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 6200670155। इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा मुझे एमएमआर का एमसीक्यू चाहिए, और सिर्फ सीरियस कैंडिडेट ही मैसेज कीजिएगा, ठीक है। मैं यूपीआई नंबर दूंगा, उसमें पेमेंट कीजिएगा, मैं फटाक से पीडीएफ आपको भेज दूंगा। पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिलेगा, मैं आपको क्लियरली कहते रहा हूँ, पीडीएफ फॉर्मेट में मिलेगा, मतलब ई बुक रहेगा आपका, ठीक है। उसको आप जब आपको जहाँ टाइम मिले माइंस में बैठ सकते हैं, बैठ के बना सकते हैं, कहीं भी ई बुक का ही तो फायदा होता है, ठीक है। आजकल सब डिजिटली जा रहे हैं, ओके। और अगर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन इंस्टॉल करके उसमें जाके परचेस कर सकते हैं, ठीक है। A to Z पोर्शन आपको वहाँ पे भी मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन जय हिंद।